यूपी बीजेपी पॉलिटिक्स ठाकुरवाद वाली है। तो तीन वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जिसका जनता सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रही है? अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया जाए, ठीक है, एक कोविड का वाकया और है, कुछ सिलेंडर सप्लाई या कुछ पेशेंट एडमिट को लेकर, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर होने वाली थी बट हुई नहीं। कानपुर में सबसे अच्छा पॉलिटिशियन आपको कौन लगता है? कानपुर में सबसे शानदार पॉलिटिशियन श्री सतीश महाना जी। मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, जितनी मेरी उम्र है उससे डबल उनका अनुभव होगा। भाजपा कॉर्पोरेट पार्टी है या हिंदुत्व का मिशन? नहीं, भाजपा कॉर्पोरेट पार्टी बिल्कुल नहीं है। जो भी ये कहता है वो भारतीय जनता पार्टी को जानता नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर तो अगर कॉर्पोरेट पार्टी होती तो शायद जो लीडर्स हैं वो कॉर्पोरेट घरानों के होते हैं। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो? ठीक है। एक बहुत अहम प्रश्न निकल के आता है कि जब बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, ये तो एल्मुनाई की बात हो गई कि बहुत इनिशियली जब वो होता है तो वो सोचता है कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, तो रामा यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट हो जाती है। 100% प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस हम देते हैं, डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस कर रखा है। और आपको बताऊं, पिछले 5 वर्षों में हमारा प्लेसमेंट ग्राफ, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कॉलेज की, 100% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यदि कोई नहीं आता है और वो गरीब व्यक्ति है तो वो हमारे अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की डेडिकेट कर रखी है कि अगर 90% प्लस कोई भी स्टूडेंट, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको निःशुल्क 4 वर्ष की बीटेक कंप्यूटर साइंस की शिक्षा दी जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहुत खास हैं, यंग हैं, अ काइंड ऑफ यूथ आइकन हैं, रामा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, रामा ग्रुप के पूरे डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रणव सिंह सर। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस पॉडकास्ट में, और एजुकेशन वर्टिकल में, हेल्थ वर्टिकल में और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय देखने को मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? नमस्कार निखिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट पर हमें बुलाया। और जैसा कि आपका पहला सवाल है कि मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और साथ ही साथ पॉलिटिक्स, निश्चित तौर पर जैसे हमारे देश के सभी युवाओं का एक ख्वाब होता है जी कि अपने देश में एक सकारात्मक पहल के लिए जी प्रयास किया जाए। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और साथ ही साथ मेरे फादर यूपी कैडर के ही ऑफिसर रहे, तो प्रदेश के 15 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई करी और जिसके नाते मुझे काफ़ी हद तक प्रदेश की डाइवर्सिटी को जानने का करीब से मौका मिला। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर है, राइट, जिस पे आज की सरकार शानदार तरीके से जोरदार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर यह एक उभरता हुआ भारत है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत, जिसको साकार करने में युग पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं। हम सब उनके सारथी के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं और पूरी की पूरी हमारी आशा और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरेगा। ठीक है। थोड़ा सा हम और अर्ली लाइफ में जाएंगे, जब आप छोटे रहे होंगे। एक हर बच्चे का जब एक चाइल्डहुड वाला ड्रीम होता है, तो आपका क्या था? मेरे चाइल्डहुड ड्रीम की बात करें तो मुझे बड़ा होकर बड़ा बनना था। मेरी फैमिली में, जैसा कि मैं बताऊं, मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं ब्यूरोक्रेट बनूं। मेरे फैमिली में मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट मेरी ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखा है। और मेरा मानना था कि समाज में अगर आपको कुछ करना है तो निश्चित तौर पर पैसिव मोड में तो ये संभव नहीं है, एक्टिव मोड में ही कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा, और मुझे और हर युवाओं को काम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट मेरा मानना है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, इससे बेहतर सेवा आज के समय में नहीं की जा सकती। तो इसीलिए मैंने इस सेक्टर को चुना। साथ ही साथ निश्चित तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरा राजनीति में रुचि नहीं है तो ये गलत होगा। 100% राजनीति में रुचि है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। साथ ही साथ पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए
समय निकालकर पार्टी के लिए तथा देश के लिए जितना संभव है वो सब किया जा रहा है। ठीक है, जब पॉलिटिक्स की बात आ ही रही है तो मैं सोच रहा हूँ पूछ लेता हूँ कि पॉलिटिक्स में जुड़े कब, मतलब घर में जब पॉलिटिक्स में बहुत इनिशियली जुड़ रहे होंगे तो पिताजी ने सहयोग किया? पिताजी का सहयोग तो नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। और जब मैंने इनिशियल स्टेज पे 2011 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली थी तब पिताजी को बताया भी नहीं था। लगभग 5 वर्ष तक लगातार काम करता रहा, जहाँ जब जैसे जिस परिस्थितियों में जो सहयोग कर सकते थे वो करते रहे, और फिर बाद में उन्हें बताया। तो फिर धीरे धीरे, जैसा कि ट्रेडिशनल फैमिलीज में होता है कि पॉलिटिक्स को कभी भी ए ग्रेड प्रोफेशन नहीं माना गया, और मुझे भी कहा गया कि भाई पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हो। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको परिवर्तन करना है और जनता यानी मास के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो पॉलिटिक्स से बेस्ट कोई मीडियम नहीं है, और बगैर ताकत में आए चीज़ों को बदलना नामुमकिन है। ठीक बात। पॉलिटिक्स में आपका गुरु कौन? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में मेरे गुरु के रूप में अगर मुझे संज्ञा देनी हो तो मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूंगा, जिनका अभी कल बर्थडे भी था, बधाई संदेश भी हमने दिया जी, और वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक बात। आपके पॉलिटिकल गुरु योगी जी हैं, जैसे कि आपने बताया। सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, काफ़ी समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ एक तरीके से, कि भाई महीने भर में 2 या 3 मुलाकात आपकी हो जाती हैं। तो 2-3 मुलाकातों में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातें होती हैं? महाराज जी से मुलाकात करने का उद्देश्य बड़ा सरल है। उनका मानना है कि उनकी विशेष रुचि है चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में, और ये उनका बड़प्पन है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को वो समय देते हैं जी, साथ ही साथ हमारी बातों को सुनते हैं, और जो प्राइमरी फीडबैक लेने का सिस्टम है कि जनता के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, यूजुअली पंचम तल का एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है। हाँ, एक पूरी डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी काम करती है। राइट। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी में ये खास बात है कि उस सिस्टम के बियॉन्ड जाके समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस अंतिम व्यक्ति तक से वो मिलते हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अक्सर उनसे मिलने का समय प्राप्त होता है। लास्ट वार्ता में क्या बात हुई थी? लास्ट वार्ता में महाराज जी पूछ रहे थे कि घर पे सब कैसे हैं, क्या परिवार में सब अच्छा है, और उनका कहना था कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उनसे अक्सर संवाद होता है कि किस तरह से इस व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। उनका सपना है कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और मुझे बताते हुए आपको बड़ा गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 से लेके 2017 के बीच में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार बना चुकी है। हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों में इजाफा किया जा रहा है। इसमें यह भी आपको बताऊंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, आपको बताएं, हमारा अगले 5 सालों में 1 लाख मेडिकल सीट्स बढ़ाने का देश भर में लक्ष्य है। मतलब जस्ट डुअल करने वाले। और निश्चित तौर पर कोविड काल में ये सबको समझ में आ गया कि मूलभूत सुविधाओं को हमें देना ही पड़ेगा, और मैं कहूँगा कि पुरानी सरकारों ने अपने स्तर से प्रयास किया पर जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। ठीक बात। तो 3 वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जिसका जनता सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रही है? अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया जाए तो आयुष्मान योजना आज की डेट में ये एक ऐसी योजना है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ देती है। 5 लाख रुपए का इलाज बिना किसी झंझट के आप सिर्फ अपना आयुष्मान कार्ड दे सकते हैं और किसी भी अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये बहुत शानदार योजना है। इसके साथ साथ अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो पिछले 8 वर्षों में प्रदेश के हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई गई, जो आज के समय में मैं कहूँगा कि 80% पूरी हो चुकी है और आने वाले 2 वर्षों में वो भी पूरी हो जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से है। निजी क्षेत्र अपनी अलग भागीदारी निभा रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी थी, जिस मकड़जाल में फाइलें फंस के उलझ जाती थी, उसको पूरी तरह से इस सरकार ने
सुलभ कर दिया, सरल मतलब कर नीचे दिया। से जो ऊपर नहीं आ पाती थी। हाँ, नीचे से ऊपर आने में जो समस्याएं आती थी वो मैं कह सकता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में आज के समय में इन्वेस्टर्स के लिए इससे स्वर्णिम काल इससे बेहतर नहीं मिलेगा। ठीक है, एमबीबीएस की बात चली रही थी तो एक मन में प्रश्न आ रहा है कि रामा ग्रुप के अब 3 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं जी और अपकमिंग और भी हैं। हाँ, 3 मेडिकल कॉलेजेस आप कह सकते हैं आज के डेट में हमारे वर्तमान स्थिति में एनएमसी द्वारा अप्रूव्ड हैं, जी। और 3 और मेडिकल कॉलेज हमारे अगले 2 साल में प्रपोज्ड हैं जिनको हम लाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं? मथुरा में है, बागपत में है, साथ ही साथ नोएडा में है। इट्स मीन कि 3 नए एमबीबीएस कॉलेज और आ सकते हैं। और आ सकते हैं। ठीक है, एमबीबीएस में बच्चों का हमेशा एक प्रश्न रहता है, बिकॉज मेरे से भी लोग पूछते हैं कि क्या कुछ हिडन फीस होती है, तो रामा ग्रुप के साथ कुछ ऐसा है कि कुछ हिडन फीस रहती हो? ये अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। हाँ। मैं आपको बताऊं, एमबीबीएस में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में मेडिकल फीस ना के बराबर बढ़ाई गई है। फीस को सभी के रीच तक पहुंचाने के लिए सरकार भी अथक प्रयास कर रही है, और बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ ग्रुप आई अश्योर्ड यू देयर इज नो हिडन चार्जेस इन दी मेडिकल कॉलेज। राइट। किसी तरह का नहीं है। शैक्षणिक शुल्क सरकार डिसाइड करती है, हॉस्टल शुल्क सरकार Government डिसाइड करती decide है, कर रही है। हाँ। सिक्योरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। और मेरे ही नहीं, अन्य मेडिकल कॉलेजों में संभव नहीं है, क्योंकि आज का समय कह सकते हैं ग्लोबल टाइम है, तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रामा ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें कि अभी हम लोग किस तरह की पेडागोगी में या टीचिंग मेथड में वर्किंग कर रहे हैं? स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा बच्चों तक पहुंचाना नहीं है। हमने एक गैप एनालिसिस किया, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और एकेडमिया किस तरह से काम करता है। विश्वविद्यालय होने का हमें निखिल जी बड़ा फायदा मिला। कम से कम हम बोर्ड ऑफ स्टडीज में अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को चेंज करने का कुछ हद तक हमें अधिकार है। तो उसमें इंडस्ट्री एलिमेंट को हमने एनालिसिस किया कि जो बच्चे आज की डेट में प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पीजी करके पास आउट करके निकल रहे हैं, इंडस्ट्री उनको कहती है कि दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी मटेरियल। उस गैप को एनालिसिस करके ब्रिज बनने का काम रामा विश्वविद्यालय ने किया, और मैं कह सकता हूं कि हर साल 750 से अधिक मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल की फील्ड में, आयुर्वेदा की फील्ड में, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ हम प्रदेश को सौंप रहे हैं। जो आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा गर्व होता है। हमारे स्टूडेंट्स आज फौज में हैं और देश के तमाम बड़े मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पदों पर बैठे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ठीक है, एक बहुत अहम प्रश्न निकल के आता है कि जब बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, ये तो एल्युमनाई की बात हो गई कि बहुत इनिशियली जब वो होता है तो वो सोचता है कि प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, तो रामा यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट हो जाती है? 100% प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस हम देते हैं। डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस कर रखा है। और आपको बताऊं, पिछले 5 वर्षों में हमारा प्लेसमेंट ग्राफ, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कॉलेज की, 100% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं। 10% बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं जी। तो जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहते हैं उनका अगर मैं हिस्सा अलग कर दूं तो लगभग 70 से 80% बच्चे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, जर्नलिज्म, इंजीनियरिंग, हर डिपार्टमेंट में प्लेस हो रहे हैं। रामा यूनिवर्सिटी का एक इंसिडेंस क्या था हापुड़ वाला? देखिए, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और एक मरीज था जिसका हमने ट्रीटमेंट किया ऑलमोस्ट 15 डेज, और ट्रीटमेंट करने के बाद आज मैं पहली बार किसी मंच पर इस घटना का जिक्र कर रहा हूँ। और ट्रीटमेंट करने के बाद हमने न्यूरोसर्जन ने उस केस को डील किया था। और कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी, पोस्ट सर्जरी भी ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है। ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ठीक है, हल्की हो रही थी। उनके पास डोनर नहीं था, बट फिर भी हमने उन्हें 5 यूनिट ब्लड अवेलेबल कराया, FFP अवेलेबल कराया। उनका हमारे न्यूरोसर्जन के साथ कुछ बातचीत हुआ और उन्होंने को लगा कि इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल्दो बाद में वो केस 100% सक्सेसफुल होकर हमने डिलीवर भी किया। उस केस में उन्होंने हमारे तत्कालीन CMS के साथ कुछ अभद्रता करी, जिस पर CMS ने भी, चूँकि वो फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल थे, उसमें उन्होंने रिप्लाई किया कि आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी अपना एक राइट है। डेडिकेटेड 24/7 हम आपके लिए काम करते हैं। तो सम्मान के हकदार तो सभी हैं, फिर वो चाहे हमारा GDA स्टाफ हो,
हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, हमारे डॉक्टर्स हो, सीएमएस हो, या फिर किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो। उस घटना में ऐसा हुआ कि फिर मरीज द्वारा संबंधित पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई। पुलिस के द्वारा यूजुअली इस तरह के केसेस में आके सीएमएस में पूछा जाता है कि क्या केस स्टडी है। उसमें बातचीत के दौरान थोड़ा सा कुछ, मैं वहाँ मौजूद नहीं था और ना ही उस कक्ष में कोई कैमरा था, तो इसलिए जितना मुझे मालूम है कि उनके बीच में कुछ बातचीत हुई और बातचीत में ये हुआ कि भाई आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। सामान्य सी घटना थी, पुलिस आई, रूटीन नेचर में मेडिकल कॉलेज में फोर्स आती है। फिर उसके बाद घटना ख़त्म हो गई, हमें लगा रूटीन नेचर में सब कुछ चल रहा है। फिर 4 बजे के आसपास हमारे कॉलेज में भारी मात्रा में फोर्स आती है। इतना फोर्स को देखकर एक भय का माहौल सबके अंदर व्याप्त हुआ। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, लगा कि क्या हो गया। एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, तमाम सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां, कर्मचारी, बहुत लोग आए। जिस घटना पर हम लोगों ने भी निवेदन किया, मेरे द्वारा खुद इस घटना पर संबंधित उच्च पदाधिकारियों को तत्काल मौखिक रूप से और लिखित रूप से सूचित किया गया। सूचित करने के बाद रूटीन नेचर में घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन आईजी मेरठ और एडीजी मेरठ को मौके पर भेजा गया। वो लोग आए, उन्होंने घटना देखी, जांच किया और उन्होंने हमारा भी पक्ष सुना और बाकी पक्ष भी सुने। उसके बाद तो शासन ने अपने स्तर से कार्रवाई करी और मैं कह सकता हूं कि पुलिस को भी इस सरकार में गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं दिया गया। जो आरोप लगाए जाते हैं अक्सर कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ सख्त उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्राइम को बढ़ाया। आप देख सकते हैं इस प्रदेश में माफिया राज था, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। 2017 से पहले माफियाओं का राज चला करता था और माफियाओं के कहने पे इस प्रदेश में 80% काम हुआ करते थे, जिसको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर ख़त्म कर दिया। और इस भूमिका में पुलिस तब भी यही थी, पुलिस आज भी यही है। बट कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी सेना, तो राजा के बदलते ही चीज़ें बदली और पुलिस पर कार्रवाई हुई और पुलिस को कहा गया यदि पुलिस भी कहीं गलत कर रही है तो आप संवेदनशीलता देखिए कि उच्च पदों पर बैठे, पंचम तल के बैठे लोग भी सुनने को तैयार हैं। राइट, ये बड़ी बात है और खास करके उन लोगों के लिए जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जो साधारण लोग हों। हाँ, आम लोग हैं, जो आम लोगों नागरिक के लिए। हैं। ये चीज़ तो मैंने भी देखी कि इस गवर्नमेंट में बहुत इजी, मतलब जो आम लोग हैं, जैसे करके हैं, अगर उसका कोई अप्रोच नहीं पॉलिटिकल, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सामने वाला सुनता जरूर है। वो हाँ, किसी भी सुनता बड़े है। लेवल पे जाए तो उसको जरूर सुना जाता हाँ, है। क्योंकि शासन ने कंपेल किया हुआ है, नीतियां बड़ी सख्त और क्लियर हैं। लेकिन सख्त किसके लिए है? सख्त सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपराध के रास्ते को नहीं छोड़ा। ठीक है, एक कोविड का वाकया और है, कुछ सिलेंडर सप्लाई या कुछ पेशेंट एडमिट को लेकर, जिसमें आपके ऊपर एफआईआर होने वाली थी बट हुई नहीं। हाँ, ये क्या मामला था? कोविड में एक्चुअली क्या हुआ कि कोविड के दौर में मैं आपको बताऊं कि रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर का पहला हॉस्पिटल है जिसने कोविड पेशेंट को एडमिट किया। और आपको याद होगा कि जब पहली बार मैं बताऊं, बड़ी रोचक घटना है। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी और फर्स्ट कोविड पेशेंट एम्बुलेंस से आता है। हमारे ड्यूटी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस भी थी। जैसे ही गाड़ी मेन रोड से अंदर हुई, जैसे जैसे वो कार अंदर जाती गई, सब भाग गए, कोई भी मौके पर नहीं था। 6 घंटे लगा उन्हें वापस समझा कर लाने में कि देखिए ये डिजीज, आपको पीपीई किट दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मौके पे हम लोग भी खड़े हुए। जब हम लोगों के जाने के बाद लोगों को विश्वास हुआ और तब ये सब शुरू हुआ। उस वक्त एक नाम नहीं लूँगा, प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं, उनका किसी नोन को एडमिट करना था, आईसीयू लिमिटेड था, संभव नहीं हो पा रहा था। उनका बराबर फ़ोन आया, मैंने कहा सर जैसे ही आईसीयू में कोई भी बेड अवेलेबल होगा, और उसमें हमारा कंट्रोल भी नहीं था, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। लेकिन जब बेड नहीं है तो नहीं था, बताया और उसी में थोड़ा सा उन्होंने नाराज़गी जाहिर करी और एक आदेश कोई जारी हुआ। हालांकि मुझे बाद में बताया गया कि उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी मेरे खिलाफ। तो मतलब वीवीआईपीज़ की कोई एंट्री एक तरह से नहीं थी, स्पेशल ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे थे? स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। जन साधारण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए, और मैं आपको कहूँ ऐसा करने में मैं सक्षम क्यों रहा, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोविड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग हमें मिला वो इनक्रेडिबल था।
मैं कह सकता हूँ पूरे देश में शायद ही कोई मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो कोविड काल में हम लोगों से 4 से 6 घंटे में मुलाकात हो जाती थी। हम फ़ोन पे अपनी बात रखना चाहें, हमारी बात सुनी जाती थी और पंचम तल द्वारा सुनी जाती थी। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये आदरणीय महाराज जी की वजह से आया, जिसकी वजह से हमने पूरे कोविड काल में लगभग 2500 मरीज एडमिट किए। और ये कानपुर और हापुड़ को मैं मिलाकर बता रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी संख्या है। इतने मरीजों को भर्ती करना, उसमें से लगभग 80% मरीजों को ठीक किया गया। जो जिनके पेशेंट ठीक हुए उन्होंने बड़ी दुआएं दी। कुछ लोग थे जिन्हें हम नहीं बचा पाए, वहाँ पर वो कठिन परिस्थितियाँ थीं। एक वाकया मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक प्रदेश और देश के एक बहुत बड़े अधिकारी, उनकी माता जी भर्ती होती हैं और कोमॉर्बिडिटी थी, एजेड थी, और भर्ती होने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने उनको कहा कि साहब आप अपनी माता जी को आ रहे हैं लेने के लिए? उन्होंने कहा कि मैं अहमदाबाद में हूँ और अभी नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक बात है सर, क्या करें? फिर उन्होंने कहा आप बॉडी भिजवाइए। तो हमने अपने लोगों को लगा के और ख़ुद भी प्रयास करके माता जी को, फिर मैंने कहा घाट पर आप आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। हमने कहा ये भी बात ठीक है। फिर कुछ समय बाद उनके पिताजी भी आए, उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी कोमॉर्बिडिटी थी और मल्टीपल इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गए। और संवेदनहीनता का स्तर देखिए कि वो एक बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आज भी वो इस समय एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं देश में। वो ना माता जी के निधन पर आए ना पिताजी के निधन पर आए, और दोनों में हमने ही प्रयास करके उन तक डेड बॉडीज हैंड ओवर करी और बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी करी। तो कोविड ने बहुत सारी बातें सिखाई और बताई भी, ये भी मैं कह सकता हूँ। कोविड में ये भी पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट की तरफ मूव करेंगे। आपको क्रिकेट बहुत पसंद है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंस हुआ है जो आरसीबी सेलिब्रेशन में करीब 11 लोगों की डेथ हो गई उसमें, और काफ़ी इंजर्ड है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इस घटना पर जितने भी 11 लोग शहीद हुए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन ये आत्ममंथन का समय है कि क्या क्राउड मैनेजमेंट नहीं था? जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई थी, क्या उन्होंने ये जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई? हालांकि सरकार ने सख्त कार्रवाई करी है। मुझे पेपर में पढ़ने का मिला कि वहाँ पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया, एक एसआईटी गठित की गई है और 1 महीने के अंदर उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और लेकिन ये देश में पहली घटना नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। और इस तरह के जितने भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए हैं, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि MBA ट्रैफिक मैनेजमेंट और MBA क्राउड मैनेजमेंट, ये 2 नए कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए। इवन मैंने यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट कर भी दिया है। बट मैं देश के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मास्टर्स डिग्री सिर्फ रूटीन और बेसिक कोर्सेज में नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को आज के लिए तैयार करना है, उनका आज वो आने वाला कल है। और इसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो मास मैनेजमेंट है। इस पर निश्चित तौर पर, अब जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, आप कानपुर से ही हैं, आप कह सकते हैं कुछ ट्रैफिक ठीक हुआ है, लेकिन आप पहले से बहुत सही हुआ है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हेंस करने के लायक की जा सकती हैं। वापस से हम लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। कानपुर की पॉलिटिक्स आपको कैसी लगती है? कानपुर की पॉलिटिक्स बेहद शानदार है, और कानपुर में ये देश और प्रदेश की औद्योगिक नगरी है। और अगर बात किया जाए तो हमारा कानपुर जो है, टैक्स के लिहाज से लगभग हम नोएडा के बाद 2nd नंबर पर आते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन है देश में, प्रदेश में। और एक मेरी कानपुर में छोटी सी शिकायत कह सकते हैं या समस्या कह सकते हैं जी। कानपुर में हमारी रेल पटरियां शहर को बीच से 2 भाग में कर देती हैं, और अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्दी इस समस्या से एक बार आया था और बताया जा रहा है कि जल्दी इस समस्या से निजात मिलेगा। और कई बड़े पॉलिटिशियंस इस पर काम भी कर रहे हैं। इवन जब पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, तो मैंने पर्सनली सर से मिलकर भी निवेदन किया था कि सर इस एक समस्या, तो सर ने भी अपने स्तर से उस पर आदेश निर्गत किए थे, जिसका जल्दी ही हमें परिणाम मिलेगा। और बेहद रोमांचित है कानपुर की राजनीति। आते हैं, कानपुर में सबसे अच्छा पॉलिटिशियन आपको कौन लगता है? कानपुर में सबसे शानदार पॉलिटिशियन श्री सतीश महाना जी हैं।
मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। जितनी मेरी उम्र है उससे डबल उनका अनुभव होगा, और मैं ये बात पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी का हमें प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं कह सकता हूँ कि सतीश महाना सर इज़ द बेस्ट पॉलिटिशियन इन कानपुर। आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है सतीश महाना जी की? उनकी सादगी। आज वो अध्यक्ष विधानसभा हैं। अगर हम संवैधानिक ढांचे में देखें तो आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी। लेकिन अभी भी जब वो अपने क्षेत्र में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंच सकता है, अपनी बात रख सकता है, उनसे अपने फ़ोन पे बात करा देता है, और वो उसके लिए सुनते हैं। और उनके ना रहने पे भी उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है। वो तो जाने जाते हैं, कार्यकर्ता जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो जातिगत राजनीति चल रही है देश में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, उनकी जाति के लोग सबसे कम हैं उनकी विधानसभा में। हाँ, वही अभी बस आ ही रहा हूँ। कानपुर में डेवलपमेंट काफ़ी पीछे रह गया है एक तरह से। अगर हम ये भी कहें कि कानपुर काफ़ी पीछे रह गया, एक समय हुआ करता था कानपुर बहुत आगे था इंडस्ट्री की फील्ड में, तो इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, कानपुर के विकास को लेके सरकार बहुत संवेदनशील है, और कई बड़ी विकास योजनाएं कानपुर को मिलने जा रही हैं। औद्योगिक नगरी है, और जैसा कि आप देखेंगे कि न्यू कानपुर सिटी को प्लानिंग चल रही है, और कानपुर की महायोजना मुझे लगता है 10-15 दिन में पास होकर आ जाएगी। उसमें बहुत सारी नई सौगात हमें मिलने जा रही हैं। और आप देखिए, आदरणीय गडकरी जी ने हमें कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे दिया, जो कानपुर से लखनऊ पहुंचना अपने आप में एक टफ टास्क था। आज हम जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब जिस दिन वो पूरा हो जाएगा एलिवेटेड, तो मुझे लगता है 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। 45 मिनट का टारगेट। हाँ, जैसा उनका कहना है। तो निश्चित तौर पर कानपुर का कायाकल्प होने जा रहा है। ठीक है। फ्यूचर में आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे और किस विधानसभा से लड़ेंगे? देखिए, आज डिस्क्लोज कर दीजिए। फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति पेशा नहीं, पैशन है। और चुनाव लड़ना और किस विधानसभा से लड़ना वो मेरे हाथ में नहीं है। और जैसा कि एक समर्पित कार्यकर्ता है, यदि पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित तौर पर जब जहां जो आदेश होगा वो किया जाएगा। विधानसभा लड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या लोकसभा? जैसा भी पार्टी कहेगी उसमें, ये डिसीजंस हमारे यहाँ, यही एक फ़र्क है बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में, कि जो भूमिका है उसका निर्धारण नेतृत्व करता है। भाजपा में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है? आपको क्या लगता है यार कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में अगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पूछा जाए तो 3 लोग मुझे बहुत पसंद हैं जी, जिनको मैंने बहुत करीब से जाना है। मैं पहले नंबर पर कहूँगा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। 18 घंटे काम करते हैं। जिस तरीके से वो काम करते हैं अद्भुत है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री छुट्टी ना ले, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन जनता के लिए सोचना, सारे सेक्रीफाइस कर दिए। तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़े युग पुरुष की संज्ञा उन्हें दी जा सकती है, इसमें कोई भी। दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए 24 घंटे कार्य करते हैं। और हमारे जो डायनामिक लीडर आदरणीय गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी, उन्हें भी मैं बहुत करीब से काम उनका देखने का अवसर मिला है। जिस तरीके से उन्होंने अभी वॉर सिचुएशन हैंडल करी या 370 को हटाया, ये एक अभूतपूर्व कदम है। आज से 100 साल बाद इतिहास आकलन करेगा। नेहरू जी की गलतियों को इतना आसान नहीं था हटाना, और मैं कह सकता हूँ कि जो पुराने कष्ट थे उसको समय रहते गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया। काफ़ी दुरुस्त किया है। काफ़ी दुरुस्त किया है। भाजपा कॉर्पोरेट पार्टी है या हिंदुत्व का मिशन? नहीं, भाजपा कॉर्पोरेट पार्टी बिल्कुल नहीं है। जो भी ये कहता है वो भारतीय जनता पार्टी को जानता नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर तो अगर कॉर्पोरेट पार्टी होती तो शायद जो लीडर्स हैं वो कॉर्पोरेट घरानों के होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अंबानी जी या अडानी जी के परिवार से आता हो। कॉर्पोरेट इन सेंस ऐसा कि कोई नीचे से जा रहा है ऊपर और कोई ऊपर से सीधा आ जा रहा है। दोनों तरह से है, लेकिन हमारी पार्टी में ऊपर से नीचे की संज्ञा तो अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप देखिए मैं ऐसे तमाम नाम आपको गिना सकता हूं जो बहुत बड़े स्तर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं। और एक साधारण व्यक्ति जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है वो भी यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। ये अंतर और कहीं नहीं है। मुझे मालूम है और किसी पार्टी में सर्वोच्च पद को धारण करने के लिए आपको पर्टिकुलर परिवार से होना पड़ेगा या पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी समुदाय से हों, किसी भी जात के हों, किसी भी तरह से आप काम करें, अगर आप सक्षम हैं तो पार्टी निश्चित तौर पर आपको मौका देती है।
आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो? हिंदू राष्ट्र, देखिए ये कहना, हिंदू राष्ट्र, चूंकि जब हमारे राष्ट्र का बंटवारा हुआ तो ये एक कटु सत्य है कि धर्म के आधार पर किया गया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपिता जी, उनके द्वारा ये निर्णय लिए गए। और फिर धर्म के आधार पर जब भी आप देश बांटेंगे और उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिर्फ काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी ही होगी। मेजॉरिटी की क्या गलती है साहब? 70 बरस आपने उसको सुविधाओं से वंचित रखा, सारी की सारी राजनीति इस देश में माइनॉरिटी सेंट्रेड हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हिंदू जागृत हुआ है और कहा नहीं जा सकता, बट संभव है कि भविष्य में ऐसी भी संभावनाएं आए, बन सकती हैं। बन सकती। बनेगा तो आप उसके साथ में हैं, सहमत हैं? निश्चित तौर पर। अगर देखिए, मैं हिंदू हूँ और हिंदू फिलॉसफी बड़ी स्पष्ट है। हिंदू संप्रदाय नहीं है। हिंदू, मैं आदरणीय गिरधर मालवीय जी को कोट करूँगा, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, महामना के पौत्र थे, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस गिरधर मालवीय सर। तो मालवीय सर कहते थे कि महामना ने उनको बताया था कि जब उन्होंने बीएचयू की स्थापना करी तो उन्होंने मुस्लिम राजाओं तक से, मुस्लिम सुल्तानों तक से पैसे लिए। तो साहब उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि हिंदू की जो आइडियोलॉजी है वो विकास की बात करती है, समावेशी, सोशल इंक्लूसिवनेस ऑफ ग्रोथ, 360 डिग्री। इसलिए ये कहना बिल्कुल सत्य है कि आगे चल के इस पर काम होना चाहिए। और इसमें जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें मुसलमान, ईसाई, सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। बट कुछ आना नहीं चाहते हैं, उनका क्या? जो नहीं आना चाहते हैं वो, उनके लिए तो ऑप्शन है। आज भी हमने एग्जिट पॉलिसी कहाँ बंद करी है? जो पलायन करना चाहे जा सकता है। ठीक बात। अभी बीच में द्वार खुले भी थे। हाँ, द्वार खुले भी थे, फिर अभी जरूरत पड़ेगी फिर खोल देंगे। ठीक है। यूपी बीजेपी पॉलिटिक्स ठाकुरवाद वाली है? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ठाकुरों की संख्या सबसे कम है। मैं कह सकता हूँ कि यूपी की बीजेपी जातिगत नहीं है। ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है और आप देखेंगे तो ठाकुरों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हाँ, जहाँ भी राजपूतों ने, ठाकुरों ने काम किया है, अच्छा काम किया है और गर्व है ठाकुर होने पे। मैं भी राजपूत हूँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। और राजपूत होना एक गर्व की बात है। जैसा कि आदरणीय महाराज जी ने भी कहा था, ये वो जाति है जिसमें भगवान ने भी जन्म लिया, तो अपनी जाति पर गर्व करने में क्या बुराई है? ठीक है। क्या बीजेपी के अंदर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद नहीं चल रहा है। ये तो राजनीति के अंदर छोटी छोटी बात होती रहती है, डाइजेस्ट कर लेते हैं सबको। हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में काफ़ी सीटें हम लोग यूपी में हारे। क्या रीजन रहा उसका? लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को और साथ ही साथ एक अफवाह फैलाने में सक्षम रहा। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय संविधान बदलने जा रहा है और इस अफवाह को वो फैला चुके थे, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स थे वो थोड़ा सा संकोच में किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन निश्चिंत रहें, आने वाले चुनाव में वो सब वापस लौट कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक शानदार जीत दर्ज करेगी। 27 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री का डिसीजन तो राष्ट्रीय नेतृत्व का रहता है। जैसा कि पता है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और जिसको पार्टी डिसाइड करेगी वही बनेगा। लेकिन महाराज जी बनेंगे तो खुशी ज़्यादा होगी। ठीक बात। कानपुर शहर में एक विधानसभा है सीसामऊ, उपचुनाव हुआ, दोबारा लड़े, फिर हार गए, ऐसा क्यों? देखिए, आंतरिक रूप से उस पर मैं ये कहूँगा कि हमने एनालिसिस किया है और सीसामऊ विधानसभा हारना हमारे लिए एक टफ स्टेज था। हमें लगा था कि हम ये विधानसभा इस बार निकाल ले जाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से वो विधानसभा नहीं निकाल पाए और अगली बार निश्चित तौर पर ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। ठीक है। एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि जैसे सीसामऊ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मेजर वोटर है वो मुस्लिम है। तो भाजपा की पॉलिटिक्स क्या स्पेसिफिक कोई कास्ट बेस्ड है, धर्म बेस्ड है, या सारे लोग वोट करते हैं? देखिए, मैं पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स किसी भी कास्ट के लिए नहीं है, वो समाज के लिए है। जब हमारे पूर्वजों ने इस पार्टी की नींव रखी थी
2 सीट के साथ आए थे तो पार्लियामेंट में बड़ा मजाक उड़ाया गया था। हम्म। और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन इसी पार्लियामेंट में एक पिछड़ी जाति से आए हुए महानायक प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे, और आज वो हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि किसी जाति से रिलेटेड भाजपा नहीं है, भाजपा सबकी है। ठीक बात। महाराणा सांगा पर अभी एक टिप्पणी हुई थी सुमन किशोर जी के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट है आपका? देखिए, मैं बड़ी भद्र भाषा में ये कहना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी द्वारा एक ऐतिहासिक महानायक और युग पुरुष के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी थी, जिसका मैं बहुत हद तक विरोध करता हूँ, निजी तौर पर भी विरोध करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिप्पणी की गई, उसके बावजूद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अभी तक नहीं मांगी। अभी तक नहीं मांगी। और ये एक तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हम पे आरोप लगते हैं कि साहब हम एरिस्टोक्रेसी करते हैं। अगर हम एरिस्टोक्रेट होते तो अब तक वो माफ़ी मांग चुके होते। ये हमारी संवेदनशीलता ही है, जिस पर कोई हमें गाली भी देकर चला जाता है तो भी हम उससे यही कहते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग तो और भी होंगे जो कि छुपे होंगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर आ गया उनसे। देखिए, ये मैं कहूँगा, इस तरह के थॉट प्रोसेस को मैं कहूँगा दे ऑल आर रोग एलिमेंट्स, और इसको उन्हें सही शिक्षा मिल नहीं पाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा का अंतिम पायदान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो कचरा आ जाता है उसको पढ़कर हमें लगता है कि हम इतिहास के जानकार हो गए। मैं कहूँगा कि सभी लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री एक बार पढ़नी ज़रूर चाहिए। उसको पढ़ने से आपकी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, जब आपको समझ में आएगा। और किसी ऐतिहासिक युग पुरुष महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, आप इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जनाब, अभी आपको बहुत बरस लग जाएंगे उनके व्यक्तित्व को समझने में। ठीक बात। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, यंग एज में बहुत सक्सेस हुए हैं। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बोलते हैं ना कि जो कुछ न कुछ चुगली करते रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? कॉम्पिटिटर्स के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि आप अपना काम ईमानदारी से अच्छे करते रहिए, और कई बार आपकी वजह से भी बहुत सारी निंदक नियरें राखी है इसीलिए उन्हें भी पास रखना ज़रूरी है। ठीक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपको कौन अच्छे लगते हैं? अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बात करें तो अखिलेश जी निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी से 100 टाइम्स बेटर लीडर हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी पर एक लाइन। अखिलेश यादव जी अपने स्तर से प्रदेश और देश का विकास करने का प्रयास करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपने समाजवाद को एक बार फिर से चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें भी सर्वांगीण विकास में सभी के लिए स्थान हो। ऐसा ना हो कि कुछ चिन्हित लोगों के लिए ही केवल जगह। इशारा कर रहे हैं आप। यूपी की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो बाहुबलियों का पॉलिटिक्स में रोल बहुत रहता है। तो इस बार जो 27 का विधानसभा चुनाव रहेगा, उसमें भी उसी रुख में वो दिखेंगे या सरेंडर रहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली हमेशा से रहे, और आज के समय में कानून व्यवस्था अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में कह सकता हूँ। और मैं, चूँकि मेरे फादर प्रदेश में रहे और मैं कई ऐसे बाहुबलियों को उनके सर्विस के टाइम में देख चुका हूँ कि मुझे घर से साइकिल चलाने तक के लिए बाहर मना कर दिया जाता था कि आप नहीं जा सकते। और नाम नहीं लूँगा, ऐसे कई बाहुबली थे जिनकी वजह से सब कुछ बदल जाता था, और मैं कह सकता हूँ वो सब मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ठीक बात। अब कुछ पर्सनल प्रश्न की तरफ जाएंगे। अर्निंग सोर्स और बिजनेस क्या क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, और मैं रामा ग्रुप और रामा परिवार के साथ पिछले 10 वर्षों से हूँ और साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है। योगी जी से लास्ट टाइम क्या वार्ता हुई थी? महाराज जी से जब भी हम लोग मिलते हैं तो उनसे एक तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में जब भी हम उनसे अपनी कोई बात रखते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा कई बार देखने को मिला, मैंने महाराज जी से अपनी बातें रखी और फिर जब 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने बाद कैबिनेट के डिसीजन आते हैं तो उसमें उन बातों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और मुझे बड़ा इस बात में गर्व होता है कि कम से कम पंचम तल पे शीर्ष व्यक्ति आदरणीय योगी जी हम लोगों को सुनते तो हैं। कम से कम हमें ऐसे, आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम है सरकारों में, निजी क्षेत्र के लोगों को
मैं कहूँगा कि बिल्कुल अछूत की तरह व्यवहार किया गया है पूर्ववर्ती सरकारों में। हाँ। ये प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जिसमें अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, मिड कैप इन्वेस्टर है या लार्ज कैप इन्वेस्टर है या कोई छोटा सा व्यापारी भी है, उसकी भी बात सुनी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं एक इसमें ऐड करूंगा, अधिकारियों का एक हिस्सा अभी भी ऐसा है जो कहीं ना कहीं बाधक बनता है, जिसको समय समय पर एलिमिनेट किया भी जा रहा है शासन द्वारा। ठीक है, फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी मेरी अगर बात करें तो मुझे बॉर्डर बहुत पसंद है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अगर मैं कहूँ तो ऐश्वर्या राय। ओ फैमिली सपोर्ट पॉलिटिक्स में है अब के समय में ये कहा जा सकता है कि हाँ, मेरे परिवार द्वारा ये मान लिया गया है कि मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहूँगा। और राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य भी बड़ा क्लियर है, किसी पद की प्राप्ति नहीं है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मेरा उद्देश्य है कि ऐसे स्थान पर पहुँचना जहाँ पे हम मैक्सिमम लोगों के लिए पॉलिसी बना सकें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं किसी छोटे पद या बड़े पद या थोड़े बड़े पद के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक लंबे विजन के लिए काम कर रहा हूँ और आने वाले अभी 3 दशक हैं हमारे पास काम करने के लिए। ठीक है, भौकाल पसंद है आपको? नहीं, देखिए मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, भौकाल से थोड़ा दूर। खूब गनर और गाड़ियाँ लेके चलते हैं? नहीं, गाड़ियाँ तो देखिए जो हैं वो 1-2 चल जाती हैं साथ में, और बाकी कई जगहों पर सुरक्षा ज़रूरत भी रहती है। आपका आइडियल कौन? राजनीति में नहीं, कंप्लीट लाइफ में अगर किसी की तरह बनना हो, उस तरह का? देखिए, मैं अगर कहूँ कि मुझे किसी की तरह तो बनने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर आइडियल की बात करें तो निश्चित तौर पे मैं सबसे ज़्यादा राजनीति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहता हूँ। ये लोग जहाँ पर आज हैं और जहाँ पे ये 3 दशक 4 दशक पहले थे, वहाँ से अगर उन्होंने कभी कहा होगा कि भाई मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो लोग सिर्फ हंसते हैं उनके ऊपर। तो ये लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे पर्सनल प्रश्न कर ही रहे थे, और आपको सोशल वर्क करना मैंने देखा काफ़ी पसंद है, तो कौन कौन से काम अभी तक किए हुए हैं, या और मन में क्या है ऐसा कि जो करने हैं, लाइक ड्रीम वर्क की यार ये वाला हो जाए तो बड़ा सुकून मिलेगा? देखिए, मैं अगर कहूँ सोशल वर्क, निश्चित तौर पर मैंने अपने छोटे से जीवन काल में पिछले 1 दशक में अपने स्तर से छोटे बड़े कई कार्य किए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ साथ रामा परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा हर्ष होता है, 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, एकेडमिक स्कॉलरशिप प्रति वर्ष हम छात्रों को देते हैं। और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत यदि कोई नहीं आता है और वो गरीब व्यक्ति है, तो वो हमारे अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकता है, जिसमें कई बार सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस लिए गए हैं, हॉस्पिटल के चार्जेस 100% वेव ऑफ किए हैं। तो मैं आपके ज़रिए आज फिर यहाँ पर भी एक घोषणा भी करता हूँ और बच्चों को कहता हूँ कि अगर मैंने 120 सीट बीटेक कंप्यूटर साइंस की डेडिकेट कर रखी है कि अगर 90% प्लस कोई भी स्टूडेंट, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बोर्ड का हो, 90% उसके +2 से अधिक हैं, तो वो रामा विश्वविद्यालय में आ सकता है, मेरे ऑफिस में संपर्क करे और उसको निःशुल्क 4 वर्ष की बीटेक कंप्यूटर साइंस की शिक्षा दी जाएगी। 1.25 लाख रुपए की लगभग फीस होती है, और ये 100% फीस हम वेव ऑफ कर देंगे। कोई फीस नहीं लगेगी? बिल्कुल कोई फीस नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं। और ये वादा है और दावा भी है, अगर कोई आता है तो निश्चित तौर पर हम उसका सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ अभी मैंने आपने पूछा, जैसे मैंने अभी पिछली मुलाकात में, मैं गांव भी जाता रहता हूँ, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा गांव में आज भी घर है और प्रयागराज शहर में भी है। तो मैं अपने गांव गया था, तो मुझे वहाँ के प्रधान जी आए और मुझसे कहने लगे कि भैया प्रयास करिए कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास ज़मीन है? उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास ज़मीन है, और CHC के लिए पर्टिकुलर ज़मीन थी। मैंने अगले दिन महाराज जी से समय लिया और मैंने महाराज जी को निवेदन किया, और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व है कि बिल्कुल महाराज जी ने कहा कि, और उसको सैंक्शन कर दिया और सैंक्शन किया, और आप बहुत जल्द प्रयागराज में गांव कतवारूपुर में आपको एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देखने को मिलेगा। क्या बात है, मतलब प्रधान वाला काम आपने? हाँ, उससे मेरा कोई बहुत लेना देना नहीं था, कर लिया। हाँ, लेकिन उसने मुझे लगा कि ये एक ऐसी सुविधा है, बुनियादी सुविधा है जो होनी चाहिए। थोड़ी सी दूर है, अभी 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर
है पीएचसी, लेकिन जमीन दूर होगा। हाँ, लेकिन लोगों के लिए हो जाएगा। अभी मैंने निवेदन किया कि कई मुझे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि भाई हाई मास्क लाइट चाहिए, तो मैंने शासन से रिक्वेस्ट किया, तो कुछ हाई मास्क लाइट भी मिली हैं। कभी कोई कहता है साहब रोड नहीं है, तो उसके लिए रोड बनवाने का भी काम किया है। अब तक लगभग 2 किलोमीटर से अधिक मैं रोड बनवा चुका हूँ अपने निजी प्रयासों से। और जब सरकार के स्तर पर आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सारी योजनाओं में हम लोग प्रयास करते हैं जिनमें मुख्यमंत्री जी का 100% हमें आशीर्वाद प्रदान होता है। मतलब सरकार के पास जाएंगे तो मनाही नहीं है। मनाही नहीं है, 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और जब भी मैं कहूँगा मैंने जो भी मांगा है, मुझे 100% महाराज जी ने दिया है। ठीक बात। जैसे कि आप अभी यूथ भी हैं, तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम पॉलिटिक्स में आके फंस गए? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि यूथ को, और खास सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूथ में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो अलीट वर्ग है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कहते हैं ना कि जब वो शुरुआत होती है तो सब माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और 10 सालों के बाद माँ लक्ष्मी की वंदना शुरू हो जाती है। तो मेरा कहना है कि 10 वर्ष बाद भी हमें समाज के लिए 5 साल अपने जीवन का कम से कम देना चाहिए। और मैं तो हर यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा, उन्हें सलाह दूंगा कि कम से कम अपने जीवन का 5 वर्ष निश्चित तौर पर जन सेवा के लिए समर्पित करें। ठीक बात, बहुत अच्छी राय है आपकी। एक बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी। कहीं ना कहीं जब आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत किसी छोटे से काम से स्टार्ट किया होगा, या मन में आया होगा, और आज बोले ना कि जीरो से ड्रामा ग्रुप के डायरेक्टर तक का सफ़र, तो वो कैसे कैसे तय किया और किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या पड़ाव आए? स्पष्ट रूप से कहूँगा कि शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करने में किसी भी यूथ को धैर्य और साहस, ये 2 औजार अपने पास रखने हैं। और रातों रात अमीर होना, रातों रात बड़ा आदमी बनना, किसी बड़े पद की प्राप्ति करना, इस तरह के ख्याली पुलाव से दूर रहना चाहिए। और वही ग्रोथ लॉन्ग रन में सस्टेन भी करती है, जिसको आपने ऑर्गेनिक तरीके से समय के साथ पाया है। अगर हेलीकॉप्टर एंट्री करेंगे तो फिर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाएगा। सही कह रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यूथ, अभी मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि, मैं जब मिलता हूँ लोगों से तो कहते हैं कि सर मेरी जॉब लगवा दीजिए, या मुझे सीधा वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है। हाँ, और फिर वो मैं आपको बताऊँ, मुझे एक बच्चा मिला बनारस का, उसने मेरे साथ कहा कि सर मैं ऐसी मुझे नौकरी दिलवाई जिसमें काम ना करना पड़े। तो मैंने उसको बोला बेटा ऐसा क्यों करना चाहते हो, काम क्यों नहीं करना चाहते? कहते मेरे फादर सरकारी नौकरी में हैं और मैं सरकारी नौकरी तो नहीं पा पाया, लेकिन मैं प्राइवेट में ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी हो। तो मेरा यूथ को एक मैसेज है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत किए लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। और मज़ा बहुत आएगा, मैं आपको मेहनत में मज़ा आता है, संघर्ष में मज़ा बहुत मज़ा आएगा। काम करिए, पसीना बहाइए, सख्ती से काम करिए और दिल लगा के काम करिए। और मैं आपको कह सकता हूँ कि आप किसी भी पद, किसी भी देश के पद को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में अपना नाम बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य और साहस, ये 2 औजार अपने साथ रखने हैं। सबसे स्ट्रगल का दौर आपके जीवन में अभी तक कौन सा रहा? स्ट्रगल का दौर मैं कहूँगा, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं देखा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आर्थिक तंगी मैंने जीवन में बहुत कम देखी है, ये मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करूँगा। इसके साथ साथ लेकिन मैंने कभी भी, मेरे परिवार में इच्छा थी कि मैं सरकारी सेवक बनूं। ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल भी ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का इरादा कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। और मेरे फादर ने जब ये बात कही तो मैं मुखर्जी नगर गया और जैसे रूटीन में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, मैंने भी 6-8 महीने तैयारी करी। ऑल्दो मैंने पेपर कभी लिखा नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि तैयारी करने का बहुत लाभ हुआ। तैयारी करने का ये लाभ हुआ कि मुझे सब्जेक्ट नॉलेज हर तरह से मिली। और आज की डेट में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मैं कहूँगा अगर हर बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। अगर वो तैयारी करेंगे तो फिर महाराणा प्रताप पर ऐसे बयान कोई नहीं देगा। तो आपके साथ वार्ता करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी खूब मज़ा आएगा। और इसी डिस्कशन के साथ, वार्तालाप के साथ इस पॉडकास्ट को देंगे हम विराम। और 2027 से पहले फिर आपको हम एक बार ज़रूर न्योता देंगे ताकि आप दोबारा से आवें और बच्चों को और इंस्पायर करें। और बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं
इसी के माध्यम से पता चलती हैं कि किस तरह से लाभ लेना है, कैसे चीज़ों का अप्रोच करना है। नमस्कार। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू वेरी मच।